नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे अनोखी और नवोन्मेषी यानी यूनिक और इनोवेटिव पुस्तक इंग्लिश लाइव लैंग्वेज मिक्सिंग अक्रॉस मीडिया पर। प्रोफेसर फिशेंस्का और सिनी एंड प्रोफेसर रविकांत ने पुस्तक का संपादन किया है। प्रोफेसर ओर्चिनी लंदन विश्वविद्यालय के SOAS में प्रोफेसर एमेरिटा हैं। वह बहुभाषावाद, हिंदी, उर्दू और पब्लिक स्फेयर में रुचि रखने वाली साहित्यिक इतिहासकार के रूप में अपने महत्वपूर्ण काम के लिए व्यापक रूप से जानी जाती हैं। नई परख में हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। प्रोफेसर रविकांत CSDS में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वह रेडियो, मीडिया और लोगों के अभिलेखागार पीपल्स आर्काइव पर अपने काम के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं। वो प्रतिमान के संपादक भी हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। आप परिचय इंट्रोडक्शन के अलावा इस बुक में 14 आर्टिकल्स हैं आज, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करते हैं, जैसे कि इंग्लिश को एक प्रक्रिया के रूप में समझना, विज्ञापन में इंग्लिश के अनेक अर्थ, कूल हिंदी यानी अंग्रेजी, तीसरा स्थान जो नवभारत टाइम्स में इंग्लिश के संदर्भ में ना तो पारंपरिक है ना ही आधुनिक है, द जोया फैक्टर एक महत्वपूर्ण उपन्यास था अनुजा चौहान के द्वारा, उसमें क्रॉस लैंग्वेज और सामाजिक स्तरीकरण को पढ़ना, हिंदी को राष्ट्रवाद से जोड़ते हुए मध्यम वर्ग को कूलनेस प्रदान करने के संदर्भ में, हिंदुस्तानी सिनेमा का अध्ययन रविकांत जी के द्वारा, जब तक है जान को फिल्मी इंग्लिश के रूप में पढ़ना, इंग्लिश संकेत के मामले में पवित्र को अपवित्र के साथ मिलाना, भोजपुरी मीडिया के पार्श्व स्वभाव में विद्रोह और सामाजिक और मसाजिंग विट का कार्य, इंग्लिश पदानुक्रम में भाषाई अपमान जिसको हम ह्यूमिलिएशन बोल सकते हैं, जो इंग्लिश की हायरार्की में है, और इंग्लिश FM में राजनीतिक इंग्लिश, बुरी अच्छी उचित अंग्रेजी और भाषाई तरलता इस पुस्तक के चैप्टर्स हैं। और ये प्रत्येक चैप्टर और प्रत्येक अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण तौर पे हर जो विषय वस्तु है उसके साथ इंगेज करता है। पुस्तक और उसके निबंधों के अनुसार इंग्लिश एक भाषा या स्थिर कोड नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण प्रथाओं का एक समूह है जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। यह पुस्तक इस मार्ग यानी इंग्लिश के मार्ग को बहुत श्रम साध्य के साथ रचनात्मक और खूबसूरती से चित्रित करती है। इस किताब के लिए बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। पहले प्रश्न के लिए मैं कमल से आग्रह करता हूँ। धन्यवाद जी, और फ्रेंचेस्का जी और रविकांत जी को भी धन्यवाद कि आप लोग अपनी पुस्तक की बातचीत के लिए तैयार हुए। असल में ये जो पूरी पुस्तक तैयार हो रही थी, तो मैं भी एक विद्यार्थी के रूप में दूर से इस पूरी प्रक्रिया को देख रहा था, और इसी सभागार में जहाँ हम बात कर रहे हैं उस पर पहली मीटिंग हुई थी, तो मैं भी उसमें शामिल था और बाद के सेमिनार्स में मैं जुड़ा। मेरे मन में हमेशा से इस विचार को लेके एक मैं कहूँगा थोड़ी उलझन भी रही है और थोड़ा आकर्षण भी रहा है। तो मेरा पहला सवाल इसी बात से है, और ये रविकांत जी और फ्रेंचेस्का जी दोनों में से कोई भी इसका जवाब दे सकता है, कि बचपन से हम हिंदी में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज इस तरह से चीजों को देखते रहे हैं कि विदेशज शब्द भी होते हैं जो भाषा में आते हैं। तो मेरे मन में ये सवाल आता है कि आखिर वो कौन सा स्तर है जहां पर विदेशज शब्द को इस्तेमाल करते करते एक हिंदी भाषी के रूप में मैं ये महसूस करूं कि अच्छा, अब मैं इंग्लिश की तरफ बढ़ गया हूं। वो कुछ शब्दों के रूप में हो सकता है, कुछ वाक्यों के रूप में हो सकता है, वो कौन सा स्तर हो सकता है। और इससे जुड़ा हुआ एक जो दूसरी बात जो मेरे मन में है वो ये कि क्या अब वो समय आ गया है कि हम इंग्लिश को हिंदी के कई रूपों में से एक रूप मान लें। जैसे एक संस्कृतनिष्ठ हिंदी हो जाती है, एक हिंदुस्तानी हो गई जिसकी बात महात्मा गांधी करते थे, एक उर्दू की प्रधानता वाली हिंदी हो गई जो कई बार आदित्य निगम के लेखन में मुझे दिखती थी, और भी कई लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो क्या अब वो समय आ गया है कि हम इंग्लिश को भी एक अलग तरह की हिंदी मान लें, या वो इससे कुछ अलग है? तो जो भी आप में से जवाब देना चाहे दे सकता है। रविकांत, आप शुरू करें या मैं शुरू करूं? जैसे आप शुरू कीजिए। जी। तो एक सबसे पहले आप जिन शब्दों की कोटियों की बात की है, तो उसमें भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से वो सही भी हो, लेकिन एक तरह से जो
प्रयोग की दृष्टि से बहुत सारे शब्द जो हम लोग रोजमर्रे की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं वो विदेशी हो जाते हैं, आपको मालूम है ना? या जितने भी माने फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, सारे जो बिल्कुल हिंदी के ही शब्द हैं वो विदेशी बन जाते हैं। तो मुझे लगता है कि भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भले ही ये कोटियां सही हों, लेकिन जो आम आदमी या हम लोगों की जो जो जबान के प्रति ना, भाषा के प्रति जो एक रिश्ता है, उस वो एक तरह से सामान्य रिश्ते से थोड़ा अलग है, क्योंकि जो बहुत सरल और बहुत सामान्य रोजमर्रे की भाषा है वो फिर बहुत मिश्रित हो जाती है, या उसमें बहुत सारे विदेशी शब्द आ गए हैं, वो समस्या बन जाती है। तो अगर आप रेणु की किताबों को पढ़ें या उससे पहले भी भारतेंदु को के जो नक्ल हैं उनको पढ़ें, तो तब से कितने सारे अंग्रेजी के शब्द, और अंग्रेजी के सिर्फ वैसे शब्द नहीं जो रोजमर्रे की भाषा में आ गए हैं, जैसे स्टेशन, स्टेशन तो स्टेशन है, ट्रेन तो ट्रेन, गाड़ी है तो बहुत सारे ना, स्कूल, स्कूल, तो ये सब विदेशी शब्द है लेकिन हिंदी का शब्द है। तो उससे आगे भी जिसको हम कहते हैं कोष्ठकों में इस तरह से शब्द को कहना, जैसे डिस्टिबोट, या एक तरह से अंग्रेजी को अपनाने की कोशिश, आपको मजे से या गर्व से या कुछ बनने की कोशिश में, ये बहुत पहले से ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसलिए हम कहते हैं कि जो पिछले शायद 20 साल से इंग्लिश बिल्कुल सामने आई है, बिल्कुल एक फिनोमिनन के रूप में, उसकी बहुत पुरानी जड़ें हैं, कोई नई नई बात नहीं है। बस जो बात आ गई है कि पहले लोग उसको सिर्फ एक तरह से रोजमर्रे की, वो अपने दोस्तों के बीच में, या जो रोहित कुमार अपने अपने लेख में कहते हैं मौखिक और लिखित, लिखित रूप में हम लोग इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं करते थे। पिछले 10-20 साल में वो ज्यादा औपचारिक संदर्भों में लिखित रूप के रूप में इंग्लिश एक तरह से इंग्लिश ने एक मान्यता हासिल की है। लेकिन जो आप कह चुके हैं हमारी किताब में और कई लेखों में, ये हमारी एक तरह से हमारे सामने बात काफी स्पष्ट थी कि हम इंग्लिश को एक कोड, एक रजिस्टर, एक भाषा के एक तरीके को नहीं समझते हैं, शैली, भाषा शैली, एक भाषा शैली नहीं समझते हैं। उसमें बहुत सारे रूप हैं। आप अंग्रेजी बोलने वाले हिंदी बोलने की कोशिश करते हुए आप इंग्लिश बोलने लगते हैं। हिंदी बोलने वाले या भोजपुरी बोलने वाले या मगही बोलने वाले या मराठी बोलने वाले, आप ज्यादा से ज्यादा या कुछ कुछ इंग्लिश का इस्तेमाल करने की कोशिश करें तो आप एक दूसरी हिंदी बोलेंगे। तो हम इसीलिए हमने सोचा कि एक तरह से इंग्लिश की कोई एक परिभाषा देने की बजाय हम जानने की कोशिश करें कि अलग अलग इंग्लिश के क्या रूप हैं, कब इस्तेमाल होते हैं, और और खासकर हम एक तरह से उसको ना तो नकारना चाहते थे, ना सिर्फ उसकी वाहवाही करना चाहते थे। हम जानना चाह रहे थे कि उसके साथ क्या क्या प्रक्रियाएं, क्या क्या कोशिशें जुड़ी हुई हैं, क्या क्या ख्वाहिशें जुड़ी हुई हैं, क्या क्या भावनाएं जुड़ी हुई हैं। मैं बस इसमें जोड़ देना चाहता हूँ कि एक तो जैसा कि फ्रांचेस्का ने कहा, बहुत सारे उदाहरण उन्होंने रेणु के मैला आंचल से दिए, जिसका अध्ययन कैथरीन हैंसन ने किया था बहुत पहले जब उन्होंने पीएचडी किया था, कि कैसे उस आंचलिक उपन्यास में इतने अंग्रेजी के अल्फाज उसको विदेशज मान रहे थे,
या उसको आत्मसात ही नहीं कर रहे थे, उन शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं करते थे, पर अपने ढंग से उन शब्दों को तोड़ मरोड़ करके इस्तेमाल कर रहे थे, अपने अपने उच्चारण के साथ, कभी छोटा करके, कभी बड़ा करके। लेकिन अपनाना तभी हो पाता है जब उसको आप अपने ढंग से इस्तेमाल करने लगे, है ना। इसका उदाहरण उन्होंने दिया था। तो और एक इंदराज नहीं है, इंग्लिश के भी असंख्य इंदराज हैं, और इंग्लिश की परिघटना सिर्फ इंग्लिश की नहीं है। लुपके का उदाहरण हमको बताता है कि पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है, जापान में भी हो रहा है। तो मेरा हिंदी बोलना उनको इंग्लिश बोलना लगता था, उनके लिए हिंदी ही इंग्लिश थी। तो इसीलिए हमने उसको फिक्स नहीं किया, जैसा कि फ्रांचेस्का ने कहा। ठीक है। दूसरा उदाहरण कि जब दिल्ली आया तो बोलने लगा वही संस्कृतनिष्ठ हिंदी में बोलने लगा, तो लोग बोले, केमिस्ट्री के क्लासरूम में भाषण दे रहा था, कुछ चुनावी भाषण चल रहा था, ठीक है। तो उन्होंने कहा आप बोल तो बहुत अच्छा रहे थे, लेकिन क्या बोल गए नहीं समझ में आया, ठीक है। तो उनके लिए कोई मतलब नहीं था। यानी दिल्ली की जो जमीन है वो तद्भव प्रधान जमीन है। यहाँ आप उस जबान में बात नहीं कर सकते हैं जो जबान आपको सिखाई गई थी शुद्ध हिंदी माध्यम के विद्यालय में, जो कि मेरा विद्यालय था, ठीक है। तो यहाँ के लिए हिंदी की परिभाषा कुछ और थी। तो ये बदलती रही है, इसलिए हमने अलग अलग मीडिया के इंदराज देखे कि अभी, और लाइव इसलिए कि अभी क्या चल रहा है अलग अलग। सिर्फ मतलब कुछ ही लेख हैं जो इतिहास में जाते हैं, बाकी ज्यादातर लेख अभी हिंदी का जो हाल है उस पर बात कर रहे हैं, उसको कैप्चर करने की कोशिश कर। उसमें उदाहरण कुछ ड्रामेटिक हैं, नाटकीय उदाहरण है। अखबार सारे हैं, सारे अखबार में इंग्लिश का प्रयोग हो रहा है, लेकिन नवभारत टाइम्स में कुछ ज्यादा ही हो रहा है। इसलिए हमने उसको रोहित ने उसका अध्ययन किया और हमने उसको शरीक किया, ठीक है। दूसरा जो प्रश्न है वो एक तो जो हम प्रश्न जिन जिन प्रश्नों को लेके चल रहे हैं, हम लोगों का दर्शकों से अनुरोध होगा कि वो इस पुस्तक को जरूर पढ़ें, क्योंकि शायद हम 40 मिनट में पूरी किताब पर डिस्कशन शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों के आंसर इस पुस्तक में निहित हैं। कुछ प्रश्न हम लोग पुस्तक से भी आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि वर्तमान भारत में अगर हम देखें तो राइज ऑफ अपर मिडिल क्लास एक इम्पॉर्टेंट फेनोमेनन है, और राइज ऑफ अपर मिडिल क्लास पॉलिटिकली एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी बन के उभरा है। और दूसरी तरफ हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ इंग्लिश भी देख रहे हैं कि इंग्लिश को काफी लोग प्रयोग में ला रहे हैं। क्या हम दोनों में कोरिलेशन देख पा रहे हैं, और क्या जिस तरह की इकोनॉमी है जिसको हम न्यू लिबरल इकोनॉमी बोलते हैं, उसकी ये जरूरत भी है शायद? मैं शुरू करूं फिर से या रविकांत आप शुरू करें? वो उससे आवाज नहीं आ रही है उस माइक से, अब शायद दूसरी माइक से ना। आप शुरू कीजिए। हाँ, ठीक। इस किताब में संतोष देसाई का बहुत अच्छा, शायद मुझे मेरा पसंदीदा चैप्टर है। वो संतोष देसाई विज्ञापन से जुड़े रहे हैं, और बल्कि कई जो इंग्लिश के शुरुआती नारे रहे हैं, शुरुआती कैंपेन उनसे जुड़े रहे हैं। तो उन्होंने बहुत सटीक सा एक इतिहास दिया है कि कैसे वही विज्ञापन के माध्यम से, कि कैसे 90 के बाद, 90 के दशक के बाद, यानी वही जो आप कह रहे हैं कि उदारीकरण के लिबरलाइजेशन के दौर से विज्ञापन में किस तरह से बिल्कुल उलटफेर आ गया, कि पहले सारे विज्ञापन अंग्रेजी में आते थे और कोई उनको हिंदी में या अलग अलग भारतीय भाषाओं में अनुवाद करता था। तो भाषा का आदमी था वो बिल्कुल कोने में एक अलग मेज पे बैठता था। जब वही लिबरलाइजेशन के साथ साथ बड़ी बड़ी कंपनियां मल्टीनेशनल आ गई, और खुद जो
जो यहाँ की जो माने भारतीय जो कंपनियां हैं वो खुद उनकी नजरें बहुत ज्यादा फैल गई दुनिया भर में, तो उनको जरूरत पड़ी कि एक तरह से जो ग्राहक पैदा करना या ग्राहकों में ऐसी इच्छाएं ऐसी इच्छाएं पैदा करना जो शायद पहले उनके पास उनकी नहीं थी, और ग्राहक का जो आधार जो बेस था उसको बहुत बड़ा करना। तो इसमें इंग्लिश ने बहुत अच्छी माने बहुत अहम भूमिका निभाई है। और उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि कंपनियों में खुद हिंदी माध्यम से आए हुए सीईओ आ गए या उस तरह से मैनेजर आ गए जो हिंदी से ज्यादा जो हिंदी के ज्यादा नजदीक थे। तो एक तरह हम देखते हैं कि इंग्लिश में शायद या समाज में शायद विज्ञापन के संदर्भ में ही सबसे पहले इंग्लिश को मान्यता मिली, बल्कि इंग्लिश सबसे आगे। और जब वो कहते हैं कि आजकल हम उसको इंग्लिश ही नहीं कहते हैं, एक तरह से इंग्लिश ही विज्ञापन की भाषा बन गई है। लेकिन आपके सवाल से कुछ और पहलू जुड़ जाते हैं। जैसे हम कहते हैं, हमारी मेरी मान्यता है कि इंग्लिश की जो एक तरह से फैलाव, इंग्लिश का जो फैलाव आया है वो अंग्रेजी से जुड़ी हुए है या इंडियन इंग्लिश से जुड़ी हुई है। तो आप देखते हैं कि हम पाते हैं कि पिछले 20-30 साल में इंग्लिश क्या इतनी ज्यादा इंग्लिश की तरफ लोग कितने बड़े पैमाने दौड़े। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स तरह तरह के, तो उसमें वहाँ आप किस तरह की अंग्रेजी हासिल करते हैं, वो अंग्रेजों वाली अंग्रेजी नहीं है, ब्रिटिश इंग्लिश नहीं है। सजाना जयदेव का बहुत अच्छा चैप्टर है कि जो स्पोकन इंग्लिश के जो 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 स्कूल हैं वहां जाके लोग किस तरह की इंग्लिश चाहते हैं। वो वैसी इंग्लिश नहीं चाहते हैं कि लोग समझे कि अरे आप विदेश से आए हैं, नहीं, ऐसी इंग्लिश में इंग्लिश जिससे आपकी जो इच्छाएं हैं, आप नई अच्छी नौकरी पाने की, अच्छी जिंदगी जीने की जो एक मध्यवर्गीय एक तरह से सपना है, उस संदर्भ में आपको वैसी इंग्लिश चाहिए। लेकिन साथ साथ सिर्फ इंग्लिश नहीं, इंग्लिश के साथ साथ आप एक मजे के लिए दोस्तों के बीच में आप फिर कैसी भाषा बोलेंगे, आप इंग्लिश ही बोलेंगे। तो उस तरह से हम तो इंग्लिश की ज्यादा बड़ी भूमिका, इंग्लिश को की जो ज्यादा मान्यता मिली है वो अंग्रेजी वही फिर मैं रविकांत के एक शब्द को दोहराऊंगी, अपनाना। इंग्लिश को अपनाने की प्रक्रिया में आप इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं। और इसको सभी लेखक, हमारी किताब में भी सभी लेखक बहुत खुशी से उस तरह से नहीं देखते हैं, बहुत अच्छी नजर से नहीं देखते हैं। तो रोहित कुमार उदाहरण के तौर पर वो समझते हैं कि तो उससे फिर हिंदी की हानि हो रही है, या अच्छी हिंदी लिखने, अच्छी हिंदी बोलने की में एक जो खूबसूरती थी, जो एक हाँ माने गरिमा थी, उसके प्रति अब उतना ज्यादा शायद सम्मान नहीं है। उसको लोग समझते हैं कि अरे वो कैसी भाषा है। तो जाहिर है कि हर एक बदलाव के साथ कुछ हासिल होता है, कुछ खो जाता है। सिर्फ ये जोड़ देना चाहता था इसमें कि ये जो जिस वर्ग की बात हम लोग कर रहे हैं, है ना, वो एक बदलते हुए भूगोल में भी घूम रहा है। हाँ, देश देशांतर इतना ज्यादा लोग घूमे नहीं कि एक जगह रह रहे हैं दूसरी जगह जाकर नौकरी कर रहे हैं। जाहिर है माइग्रेशन तो हमेशा से रहा है, लेकिन ये जिस वर्ग की हम बात कर रहे हैं जो दोनों भाषाओं के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, वो दरअसल कई भाषाएं जानता है। तो एक तमिलियन भी है, वो पुणे में जाकर के नौकरी कर रहा है, या मराठी इंसान जब वो नौकरी कर रहा है, या कोई मणिपुर से आकर के नौकरी कर रहा है, या केरला से आकर नौकरी हैदराबाद में कर रहा है, तो एक नया एक समुदाय बन रहा है।
जिसको एक बीच की जबान ढूंढनी है आपस में बात करने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो जबान ये इंग्लिश ही होती है। ऐसा लगता है कि वो करेंसी उसकी बनी हुई है। ये ऐसी जबान है जो कि तुम भी शायद जानते हो, मैं भी जानता हूं, और हम दोनों उस वहां पर बात कर सकते हैं। इसलिए मिली जुली जबान में, और चूंकि वो अनायास होनी है बातचीत, हमेशा हम औपचारिक बातचीत नहीं करते हैं, हम अनौपचारिक बातचीत ज्यादा करते हैं, क्योंकि हम जीने के लिए बातचीत करते हैं। हम सिर्फ भाषण देने के लिए नहीं भाषण देते हैं या लिखते हैं। हम हमेशा किताबें नहीं लिखते हैं, और बहुत कम लोग किताबें लिखते हैं। और जो किताबें भी लिख रहे हैं, जैसे जोया फैक्टर में, वो कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पात्र अब किस तरह की जबान बोलेंगे, है ना। तो उसको कैप्चर, जैसे रेणु कैप्चर कर रहे थे, वैसे जोया फैक्टर में कैप्चर किया जा रहा है उसको, है ना। और मैं अगर एक बात जोड़ सकती हूँ, तो चूंकि जोया फैक्टर खुद जो जो अनुजा चौहान का पहला उपन्यास है वो विज्ञापन की दुनिया के बारे में है, इसलिए जो विज्ञापन में काम करने वाली जोया है, उसका कान बहुत ही माने वो पकड़ती है कि कैसे और हमेशा कि ये कैसे कैसी भाषा बोल रहे हैं। और वो खुद जैसे अलग अलग लोगों के साथ उसकी शैली, भाषा शैली भी बदलती है, जैसे हम लोगों की बदलती है ना। मैं आपके साथ एक ही तरह की हिंदी बोल रही हूँ, किसी और के साथ दूसरी तरह की हिंदी बोलूंगी ना, या दूसरी अंग्रेजी बोलूंगी। तो ये जैसे रविकांत कह रहे हैं, अनायास हो रहा है। और और उपन्यास या फिल्में या हम उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो तीसरा प्रश्न है वो भाषा और लैंग्वेज से ही जुड़ा हुआ है। और हम लैंग्वेज में, या अगर इस लैंग्वेज अगर हम इंग्लिश को नहीं भी कहते हैं तो इसको एक प्रोसेस मान सकते हैं, एक प्रक्रिया मान सकते हैं। तो यहाँ पे कास्ट और जेंडर का जो प्रश्न है, जिसको हम जाति और लिंग के प्रश्न कह सकते हैं, वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और आप लोग कहीं कहीं ये जिक्र है कि कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग कैसे महत्वपूर्ण मेथड है इंग्लिश में। तो ऐसा कुछ लगता है या पता चलता है कि जाति को लेके या लिंग को लेके जो लिंग्विस्टिक कंस्ट्रक्शन है हिंदी में, उस पे कुछ चोट पहुंचती है? या जैसे हम कम्युनिकेट करते हैं तो जनरली हम लोग पुरुष लिंग में ही बहुत सारे कम्युनिकेशन है, या अभी तक आप बहुत सारे पोजीशंस को डेमोक्रेटाइज नहीं कर पाए हैं हिंदी में। जैसे कोई भी सर्वोच्च पद होगा वो पति के ही तौर पे आता है। तो क्या इंग्लिश उसको डेमोक्रेटाइज करने की कोशिश किया है, या ऐसा हम पा सकते हैं वहां पे? रविकांत, शायद आप शुरू करें, शायद ये ठीक आप है। ज्यादा। मैं सिर्फ एक ढंग से मानता हूं कि जिस हद तक कोई भी जबान खुली है, उस हद तक वो जनवादी है। अगर वो जबान उस पर पहरेदारी हो रही है, यानी वो अगर अपने दायरे को बंद करती है और उसको शुद्ध बनाती है और कहती है कि यही हमारी जबान है और कोई जबान हो नहीं सकती है, तो वो मेरे ख्याल से अनडेमोक्रेटिक जबान हो जाती है। लेकिन वो प्रैक्टिस में कभी हो ही नहीं पाती है। वो मतलब पुराने संस्कृत के आचार्य भी कह गए हैं कि कोई भी जबान शुद्ध होती नहीं है। उसके उदाहरण अलग अलग ढंग के से पाए जाते हैं। मैं फिर से अपने गांव से एक एग्जाम्पल लूंगा, जो मुझे बहुत स्ट्राइक करता है, मैं भूल नहीं पाया हूं आज तक। कीर्तन हो रहा था, ठीक है। तो अपर कास्ट गांव है ना, और वही लोग ऑर्गेनाइज करते हैं कीर्तन, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और इसका एक जाप चलता है, अखंड पाठ कहते हैं उसको। तो और शिफ्ट्स होते हैं उसमें। तो लोग आए, अपर कास्ट के लोग ज्यादातर उसको घूम रहे हैं और गाते हुए, ढोलक और झाल के साथ, और एक परिक्रमा कर रहे हैं गाते हुए। तो उनके के जो गाने का अंदाज है वो एक खास ढंग का है ना। वो एक संयत सा टोन है, ठीक है। जिसमें कि आप कह सकते हैं कि ऊर्जा की कमी है, अगर आप दूसरे ढंग से कहें तो। संयत है,
ऐसा लगता है कि भगवान और भक्त के बीच में एक स्थापित रिश्ता है, जिसमें अपील करने में कोई ऊर्जा नहीं है, ठीक है, या उसकी जरूरत नहीं महसूस की जा रही है। एश्योर्ड रिलेशनशिप है भगवान और भक्त का जब ये कीर्तन हो रहा है, ठीक है। शिफ्ट जब बदलता है, ठीक है, तो कुछ और जाति के लोग वही लाइन गाते हैं और वो उसमें इतनी ऊर्जा भर देते हैं, वो इतना फास्ट पेस्ड हो जाता है कि लगता है कि ये तो कुछ और ही अपना रिश्ता स्थापित करने की कोशिश, उसी स्पेस को अपनी ध्वनि से, अपने संगीत से और अपनी ऊर्जा से उन्होंने बदल दिया, ठीक है। ये अब मैं कह पा रहा हूं, उस समय तो इतना नहीं सोच पाता था, लेकिन अब मुझे लगता था कि उस रिश्ते को जो मान के चलता है ऊंची जाति का इंसान कि स्थापित है और इसलिए अश्योर्ड है, इसलिए संयत भाषा में कह रहा है, उसी को ये आकर अपने ढंग से कहते हैं, जैसे कि उसमें उस ऊर्जा की जरूरत है, तभी वो आवाज भगवान तक पहुंच पाएगी। मुझे ऐसा लगता है, ये एक इंटरप्रिटेशन है। मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी जबान के अलग अलग इंदराज होते हैं, अगर उसको जनवादी होना है तो जिस हद तक वो जबान ओपन है, खुली है, तब वो इंग्लिश वो संभावना एक और संभावना है। मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा, उसी तरह से जिस तरह से जब मैला आंचल आया था तो बहुत सारे आलोचकों ने कहा कि ये तो हिंदी है ही नहीं। तो जिन लोगों ने कहा, फिर उन्होंने माना, सबको मानना पड़ा कि नहीं, क्यों क्यों नहीं, ये हिंदी है, ठीक है। इतनी लोकप्रियता उसकी हो गई। तो मेरे ख्याल से ये एक, लेकिन ये इसको सिर्फ शुद्धतावाद के खिलाफ मैं मानूंगा कि जनवादीकरण है। ये भी एक खास तरह की जबान है ना। इसमें इससे हम इसको मानने से गुरेज नहीं करना चाहिए, जिसमें जाहिर है जब अनुराग कश्यप अपनी फिल्मों में और उनके किरदारों के नाम डेल्टा देते हैं, परपेंडिकुलर देते हैं, तो हमें इसका एहसास होना चाहिए कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कि उनको ये नाम सूझता है अपने चरित्रों के लिए। वो लंब क्यों नहीं कह रहे हैं, आयत क्यों नहीं कह रहे हैं, वर्ग क्यों नहीं कह रहे हैं, ठीक है। तो ये सबका घालमेल है कि एक और तरह की आंचलिक कहानी गैंग्स ऑफ वासेपुर में कही जा रही है, धनबाद की कहानी कही जा रही है, लेकिन वो किसी और जबान में कही जा रही है? जो म्यूजिक जो उसका दे रहे हैं, जो हमारी जो म्यूजिक डायरेक्टर है उस फिल्म की, वो सोर्स्ड म्यूजिक ले रही हैं, बिहार के कई इलाकों से वो म्यूजिक जाकर के कलेक्ट करती हैं, शारदा सिन्हा से गवाती हैं, जो कि आंचलिक गायिका मानी जाती हैं मिथिलांचल की, उनसे भी गवाती हैं, और एक बिल्कुल ही नए ढंग का संगीत पैदा होता है। लेकिन वो संगीत, उसकी भाषा पर भी गौर कीजिए कि वो भाषा, और जिसमें एक एक तेवर जो है महिलाओं का, ठीक है, तेवर जो है वो इंग्लिश में व्यक्त हो रहा है। तो ये सब कुछ हो रहा है, और रचना का एक और रजिस्टर है, एक और इंदराज है। मुझे ऐसा लगता है उससे जो खेल पा रहा है, जिस हद तक खेल पा रहा है, उस हद तक वो उस भाषा को जनवादी बनाएगा, मुझे ऐसा लगता है। कहना चाहेंगे? पता नहीं अगर आप और सवालों को सवाल करना चाहते हैं। बस एक बात कि लोग दावे बहुत हैं इंग्लिश के साथ या अंग्रेजी के साथ ना, कि अंग्रेजी के जरिए आप जाति को बाईपास कर सकते हैं, जेंडर को बाईपास कर सकते हैं, लेकिन असली में ऐसा नहीं होता है ना। जैसे आप रविकांत कह रहे हैं कि हर भाषा जिस आप का इस्तेमाल हर भाषा में ये गुंजाइश है। अंग्रेजी एक तरह से अंग्रेजी भी कास्टेस्ट हो सकती है, पैट्रियार्कल हो सकती है, और हिंदी भी और खासकर शुद्ध हिंदी तो कास्टेस्ट है ही, और पैट्रियार्कल भी हो सकती है ना। तो दावे और असलियत में दावे और असलियत को परखना चाहिए। यानी पहले मैं ये कहूंगा, जैसे रविकांत जी कह रहे थे कि ये जो इंग्लिश है वो एक आधार तो जरूर बनाती है, क्योंकि जब ये बोल रहे थे तो मुझे अपने क्लासरूम की याद आ रही थी, जिसमें कि मणिपुर के स्टूडेंट्स भी हैं, और मैं खुद स्टूडेंट्स पर जो यूज कर रहा हूँ तो वो भी इंग्लिश का प्रभाव दिखाता है। केरला के भी हैं। तो जब और
दिल्ली के भी हैं, बिहार के भी हैं, मध्य प्रदेश के भी हैं। तो जब वो आपस में बातचीत करते हैं तो वो इंग्लिश में ही हो पाता है। तो मणिपुर के स्टूडेंट्स भी उसमें फिर अब कुछ हिंदी बोलते हैं तो उसमें मिक्स होता है इंग्लिश का वर्ड और वो कोशिश करते हैं। तो उनकी अपनी बातचीत की एक शैली विकसित हो रही है और उसमें बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरी समस्या आती है, और हम इंग्लिश को अगर एक व्यवहार की भाषा के रूप में देखें, तो वो ये कि भाषा की जो पहचान है वो खतरे में पड़ गई है। मतलब मैं अगर इसको स्टूडेंट्स या विद्यार्थियों के पर्सपेक्टिव से ही देखूं, तो विद्यार्थी इंग्लिश में काफी संघर्ष कर रहे हैं। पर वो क्या सही हिंदी बोल पा रहे हैं? मतलब एक तो बातचीत की बात हो गई, लेकिन क्या वो सही हिंदी लिख पाएंगे, बोल पाएंगे? क्या वो अपनी भाषा को खोते जा रहे हैं? और ऐसे में ही जो बार बार कई आलोचक यह तर्क देते हैं, और आपने रोहित का कि इससे हम जो अच्छी हिंदी है या एक भाषा की खूबसूरती उसे खोते जा रहे हैं, जो रोहित ने अपने लेख में कहा है। लेकिन इससे आगे बढ़ के क्या हम ये भी कह सकते हैं कि इससे भाषा की पूरी, जो हिंदी की, अगर भाषा की हम बात करें यहाँ पर, तो हिंदी की पूरी अस्मिता ही कमजोर होती जा रही है, क्योंकि अंग्रेजी बहुत मजबूत भाषा है और लोग अंत में इंग्लिश और फिर अंग्रेजी का रास्ता देख रहे हैं, और जो हिंदी की स्थिति है लगातार कमजोर होती जाएगी, और अंत में वो ये जो खतरा लोग दिखा रहे हैं कि वो बस एक नाम की भाषा रह जाएगी। तो क्या इस तरह की आलोचनाएं वाजिब हैं? आप इसको कैसे देखते हैं? दोनों में से कोई भी अगर इसका जवाब दे तो। मैं शुरू कर सकती हूँ। मैं हाँ हमेशा हाँ इस सवाल को शिक्षा से जोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदी को खोने या अच्छी हिंदी को खोने की जो प्रक्रिया होती है, वो अक्सर स्कूल या हिंदी की जो कक्षा है उसी से शुरू होती है। क्योंकि जब आप बल्कि किताब के पहले जो हमारी बातचीत हुई, तो उसमें कई टीचर भी शामिल थे, और बल्कि कह रहे थे कि हम क्लास में या पूरी बात ना तो अंग्रेजी में कर सकते हैं या ना तो हिंदी में। एक तरह से जिस तरह के विद्यार्थी खासकर दिल्ली जैसे शहर में हैं, उनसे उनके साथ एक तरह से दोनों भाषाओं को मिलाना पड़ता है। लेकिन अगर देखें तो अच्छी हिंदी आप कैसे पाते हैं? या तो अच्छी हिंदी बोलने वालों के संपर्क में, या तो अच्छी किताबों को पढ़ते हुए, अच्छे प्रोग्राम कार्यक्रम देखते हुए। तो अगर हम देखें तो स्कूलों में अच्छी अंग्रेजी कहाँ किस हद तक हासिल होती है वो अलग सवाल है, लेकिन अच्छी हिंदी खासकर इंग्लिश मीडियम स्कूल में हिंदी की कक्षा में अच्छी हिंदी मुझे नहीं लगता कि हासिल होती है, क्योंकि जिस तरह की पाठ्य पुस्तकें हैं, जिस तरह के पाठ हैं, जिस तरह की अच्छी जबान, अच्छी भाषा यानी क्लिष्ट भाषा, अच्छी हिंदी यानी वो भाषा जो बच्चे इस्तेमाल नहीं करते, जो बच्चे सुनते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं। तो एक तरह से और मोहिनी गुप्ता बल्कि जिसने अच्छा एक चैप्टर इस किताब में लिखा है, उसका पीएचडी इसी पर है कि एक तरह से जो हिंदी की सीखने की प्रक्रिया स्कूलों में कैसी है। तो मुझे लगता है कि अच्छी हिंदी, अच्छी किताबों को पढ़ने की आदत, अच्छी माने किताब या अखबारों को पढ़ने की आदत ना, एक तरह से हिंदी स्कूल में ज्यादातर बच्चे खो उसकी ऐसी आदत को खो देते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। तो फिर जाहिर है कि आगे चलकर वो हिंदी का इस्तेमाल करते करते वो रुक जाएंगे, हिचकिचाएंगे, वो उनको मुश्किल, उनका शब्द भंडार थोड़ा सीमित रह जाता है। तो मुझे लगता है कि ये एक तरह से ये इंग्लिश का दोष नहीं है, ये हिंदी सीखने सिखाने का दोष है। नहीं एक कुछ तो मैं समझता हूँ ये जो खौफ है, जो असुरक्षा बोध है, वो इसलिए कि अंग्रेजी का साम्राज्य बहुत बड़ा है और हिंदी की ताकत उतनी नहीं है, शायद कभी भी नहीं हो पाएगी, संख्या बल है। और ये बात अक्सर लोग कहा भी करते हैं कि अब तो चीनी है और अंग्रेजी तो खैर है ही, अभी कुछ नहीं कर सकते, और उसके बाद हम ही हैं, ठीक है, संख्या बल के आधार पर। तो लेकिन डर है,
कि हमारी अस्मिता, भाषाई अस्मिता भी कहीं ना कहीं उसका क्षरण हो रहा है। मुझे लगता है कि जो लोग अस्मिता बोध से पीड़ित होकर भाषा के बारे में सोचते हैं, वो भाषा के साथ भी न्याय नहीं कर पाते। क्योंकि भाषा जाहिर है बोलने वालों से बनेगी, और वो सहजता का, जैसे मतलब दो तीन उदाहरण है इसमें, है ना। जैसे जब कंप्यूटर आते हैं आपके यहाँ, ठीक है, तो कंप्यूटर जाहिर है एक फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट चल रहा था, जिसका केंद्र कहीं ना कहीं यूरोप में था, ठीक है। जाहिर है उसका एक केंद्र यूएस में भी था, लेकिन जो फ्री सॉफ्टवेयर थे वो यूरोप में बनाए जा रहे थे। लेकिन वो हम तक जो आ रहे थे, वो जर्मन या इतालवी में नहीं आ रहे थे, या फ्रेंच में नहीं आ रहे थे। हम तक जो आ रहे थे, वो आ रहे थे अंग्रेजी में ही, क्योंकि हमें अंग्रेजी आती थी, ठीक है। हम में ये हसरत जगी कि नहीं, हम इसको हिंदी में बोलकर दिखा देंगे, इससे बुलवा लेंगे हिंदी में, ठीक है। इसलिए हमने उसका अनुवाद करना शुरू किया। रवि रतलामी भी उस टीम का हिस्सा थे, उस कम्युनिटी का हिस्सा थे, जो हम कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक एक तरह से सराय में ये कार्यक्रम चला रहे थे, ठीक है। बहुत सारे शब्द हमने हिंदी में कर दिए और अपनी अपनी भाषाओं में कर दिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो जो हमने नए अल्फाज बनाए, या जो 1950 के दशक में डॉक्टर रघुवीर आदि ने जो शब्द बनाए, हालांकि हमारे शब्द उनसे अलग थे, हमारे आम फाम ज्यादा थे, उनके संस्कृत निष्ठ ज्यादा थे, फिर भी कितने लोग थे जो हमारे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, जो कीबोर्ड को कुंजीपट कहते हैं आज की डेट में, या कंप्यूटर को संगणक कहते हैं, या माउस को कुछ और चूहा, या जो कुछ भी जो हमने चलाने, या पासवर्ड को सिम सिम कहते हैं जो हमने चलाने की कोशिश की थी, खुल जा सिम सिम से। तो जैसा कि प्रैक्टिशनर है रवि रतलामी, वो एक्सेप्ट करते हैं कि हम कर तो रहे हैं, लेकिन ये चल नहीं रहा है। हमने जोश में तो बहुत काम किया, लेकिन जो जो शब्द चल जाते हैं, ज्यादातर लोग कंप्यूटर कर रहे हैं तो वही चलेगा, हम लाख सर पटक लें। तो इसको एक्सेप्ट करना है, इसको स्वीकार करना कि एक भाषा अपने साथ कुछ शब्द भी लेकर के आती है, ठीक है। यही बात मेडिकल टर्मिनोलॉजी को लेकर कोई कुछ नहीं कहता। अभी चल रहा है कैंपेन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि हम सब अपनी भाषाओं में लोगों को पढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। उसमें आप देख लीजिएगा कि मेडिकल टेक्स्ट बुक्स कैसे हिंदी में ये लोग पढ़ा देंगे, ठीक है। जाहिर है वो सिर्फ उसी को ट्रांसलिटरेट कर देंगे नागरी में, जो टर्म अंग्रेजी में है, ठीक है। दूसरी तरफ मतलब छोटे शहरों का उदाहरण है, बाढ़ जैसे छोटे शहरों का उदाहरण है। साइन बोर्ड्स अगर आप वहां देखें तो आपको लगता है कि इतने जो उत्पाद हैं, जो आधुनिकता ने आपको दिए हैं, जो पूंजीवाद ने दिए हैं, वो जस का तस बगैर अनुवाद के क्यों बेचे जा रहे हैं। सीमेंट सीमेंट के रूप में ही क्यों बेचा जा रहा है, ऑमलेट ऑमलेट के रूप में ही क्यों बेचा जा रहा है। उसकी हिंदी खोज के लाइए, करिए। लोगों ने उसकी जरूरत नहीं समझी, उन्होंने उसको अपना लिया। क्या उसको अपनाने के बाद उनकी भाषा समृद्ध हुई या नहीं हुई? सवाल मेरे लिए ये है। मेरे लिए भाषाएं लेन देन से ही बढ़ती और फैलती हैं। तो नहीं, मेरे मन में एक सवाल आया जो रविकांत जी कह रहे थे उससे, कि क्या जो आप बोल रहे हैं कि हम ऑमलेट को ऑमलेट ही कहते हैं, तो क्या इसका कारण ये है कि एक समय पे हिंदी वालों ने इस तरह के प्रयास कम कर दिए, या उसमें ज्यादा लोग उसको सुनने के लिए तैयार नहीं थे? क्योंकि कोशिश तो हुई। लेकिन मैं दूसरा प्रश्न यहाँ सामने रख देता हूँ, फिर आगे आप इसका जवाब दे सकते हैं। एक तो मेरे मन में ये बात आती है कि ये बात सही है जो पिछले प्रश्न में भी मैं ला रहा था, कि एक डेमोक्रेटिक स्पेस बनाने में इंग्लिश सहायक होती है जहां पर सब लोग बातचीत रख सकते हैं। लेकिन क्या ये एक तरीके के ह्यूमिलिएशन का स्पेस भी बनाती है? यानी कि अगर 4-5 लोग यहाँ हैं जिसमें से 4 लोग एक भाषा को जानते हैं, और वो मेरे ही राज्य के हैं, मेरे ही आर्थिक
तबके के हैं और एक मैं हूं जो नहीं जानता हूं, और मैं उस बातचीत में शामिल होता हूं कुछ अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करके कि हमारे देश में डेमोक्रेसी की हालत बड़ी खराब है, प्राइम मिनिस्टर को कुछ करना चाहिए जैसे शब्दों को। तो क्या ये चीज मुझे उस डेमोक्रेसी में शामिल कर रही है, उस बातचीत की वो जो स्पेस है उस डेमोक्रेटिक स्पेस में, या फिर वो मेरे अंदर एक ह्यूमिलिएशन का एहसास भर रही है? तो वो इंग्लिश को हम किस रूप में देखें, यानी कि वो इस ह्यूमिलिएशन से, और इस किताब में एक पूरा चैप्टर भी है कि उससे आगे बढ़ने का एक रास्ता है, या फिर वो खुद ही एक ह्यूमिलिएशन बनाने का साधन बन चुकी है? जी, दोनों में से कोई भी जवाब। आप बोलिए फ्रांचेस्का। मैं शुरू कमल जी, मैं आजकल इटली में हूँ, तो टीवी पे कहेंगे कि अब दोपहर को पार्लियामेंट में क्वेश्चन टाइम है और अंग्रेजी का शब्द कहेंगे, यानी इटली में भी, और रविकांत कह रहे थे हर जगह एक तरह से अंग्रेजी शब्दों के का एक चमक है। तो उसको ऐसा नहीं कि क्वेश्चन टाइम के लिए इटालियन कोई शब्द नहीं है, या हिंदी में नहीं है, बस उसके साथ एक चमक है। वो कुछ ना वही विज्ञापन की तरह से, एक तरह से विज्ञापन के साथ माने राजनीति का विज्ञापन, आप सुन लीजिए, वो ज्यादा दिलचस्प होगा। तो खैर, लेकिन आप ह्यूमिलिएशन की बात करते हैं, और और उसके साथ मेरा ख्याल है आपके सवाल में दो बातें हैं। एक तो ह्यूमिलिएशन यानी किसी का मजाक उड़ाना भाषा के आधार पर, या दूसरे के किसी को बाहर रखना भाषा के आधार पे, और ये थोड़े अलग हैं, क्योंकि किताब में जो मोहिनी गुप्ता का लेख है कुछ रियलिटी टीवी शोज के संदर्भ में, तो वो दिखाती है कि एक तरह से हाँ, भाषा को लेकर मजाक उड़ाना बहुत आसान है, लेकिन वो दोनों तरफ चलता है। माने आप पता नहीं, आप महाराष्ट्र के किसी गांव में आकर या गोवा के किसी गांव में आकर आप टीवी पे आके अंग्रेजी बोलते हैं, तो वो जो कंपेयर होंगे वो पकड़ लेंगे कि अरे आप अंग्रेजी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी असली जबान नहीं है, असली भाषा नहीं है। या फिर कनाडा से होके कोई पार्टिसिपेंट हिंदी में बोलने की कोशिश करेगा, तो वो कहेंगे कि ये तो आपकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, आप कहीं और आप बन रहे हैं। तो ये एक काफी जटिल बात है, क्योंकि एक तरह से हम, जाहिर है कि हम खासकर जब नई भाषा सीखते हैं या एक नई भाषा शैली या अच्छी भाषा शैली या ऊंची भाषा शैली इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, या हम ये दिखाने की कोशिश करें कि हम बिल्कुल सड़क के नजदीक हैं, तो लोग पकड़ेंगे कि आप कुछ बन रहे हैं। तो क्योंकि हम भाषा के जरिए हमेशा कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे ये हम बनने की कोशिश कर रहे हैं, और लोग कह सकते हैं कि अरे आप तो बन रहे हैं। तो ये एक तरह से ह्यूमिलिएशन की बात है। एक्सक्लूजन की बात थोड़ी अलग है, क्योंकि अंग्रेजी हिंदुस्तान में बहुत दशकों तक एक तरह से जोड़ने वाली भाषा रही है, वही केरला से कश्मीर और बंगाल से, और बाहर रखने वाली भाषा, दोनों। तो और चूंकि अंग्रेजी फैल गई है, और हिंदी एक तरह से, हिंदी भी बाहर रखने वाली भाषा रही है, इसलिए कई लोगों ने सोचा कि नहीं, हम ऐसी हिंदी क्यों अपनाएं, हम सीधे अंग्रेजी तक जाएं। तो लेकिन चूंकि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में आजकल अभी भी मुश्किल से कोई ऐसा आदमी या औरत या बच्चा या बूढ़ा होगा जो सिर्फ एक भाषा जानता है, या सिर्फ एक भाषा बोल के एक तरह से आराम से पूरी अपनी बात सभी के साथ बोल सकता है। इसलिए अंग्रेजी हिंदी का मिश्रण, या तमिल हिंदी अंग्रेजी का मिश्रण, बांग्ला हिंदी अंग्रेजी का मिश्रण ज्यादा जनवादी है, ज्यादा लोगों को एक साथ जोड़ सकता है। इसलिए हमारी किताब में
एक अगर मेरे कम से कम मैं अपनी बात रखूं, अगर उसके पीछे एक इच्छा है, एक ख्वाहिश है, वो कि हम भाषाओं को एक सीढ़ी के रूप में ना देखें, कि आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं और आप ज़्यादा ऊपर आ गए हैं तो आप नीची वाले तबके की भाषा को छोड़ दें, बल्कि हम सोचें कि हमारी एक तरह से एक खिड़की की तरह या घर की तरह, घर में जितनी ज़्यादा खिड़कियाँ होंगी, जितनी ज़्यादा हम भाषाएं बोलेंगे, भाषा शैलियाँ बोलेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा है। आप अंग्रेजी ज़रूर सीखें या दूसरी भाषा ज़रूर सीखें, लेकिन अपनी भाषा या ऐसी भाषा जो आप अपनी नानी के साथ बोल सकें, दादी के साथ बोल सकें, ना सब्जी वाले के साथ बोल सकें, आप उसको क्यों छोड़ें? उससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? आपका नुकसान ही होगा। इसलिए हम समझते हैं कि इंग्लिश की भूमिका रही है एक तरह से, अंग्रेजी को ज़्यादा एक तरह से फैलाने की भूमिका रही, अंग्रेजी को फैलाने की भूमिका रही है, और हिंदी को भी एक तरह से ज़्यादा खोलने की भूमिका रही है इंग्लिश की। अलग हो सकता है, लेकिन मुझे अभी जब बातचीत चली तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि असल में इससे हिंदी का भी काफी प्रसार इस अर्थ में भी हुआ है कि आजकल मैं जब भी देखता हूँ कि जो टीवी चैनल्स में न्यूज़ चैनल्स हैं, वो किसी बहाने से हिंदी को ले आते हैं, या तो कोई ऐसा गेस्ट ले आएंगे या अपने एनालिसिस में ले आएंगे, कुछ इस तरीके से करेंगे। तो शायद ये जो धनंजय शुरू में बोल रहे थे बाजार वाली बात, तो उससे हिंदी को भी काफी फायदा हुआ। एक छोटी सी टिप्पणी थी बस से। धनंजय आप अगला क्वेश्चन है, बहुत सारे समुदाय जो इंग्लिश के शब्द यूज करते हैं वो डिफरेंटली यूज करते हैं। और इस बुक में जिक्र है कि शायद अगर हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि भोजपुरी भी उसमें शामिल हो या कोई और लैंग्वेज उसमें शामिल हो सकती है। जैसे कि हम एक वर्ड यूज करते हैं वेस्टर्न इंडिया में, ऑफ। तो कोई पास, समबडी पास हुए तो वो ऑफ हो गए, लेकिन ऑफ हो गए वो डिफरेंट, इसका एग्जैक्टली वो मतलब नहीं होता है। जैसे या एक्सपायर हो गए, एक्सपायर यूज नहीं करते, ऑफ हो गए हैं। और दूसरा, अगर हम भोजपुरी क्षेत्र में देखें जहाँ पे बिजली इलेक्ट्रिसिटी बहुत देर में आई है, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की जगह लाइट यूज होता है, लाइट चली गई। इलेक्ट्रिसिटी बहुत यूज नहीं होता, बिजली भी शब्द यूज नहीं होता, कि बिजली लाइट होता है। अब वो लाइट जो है वो राइट्स और नेगोशिएशन के सेंस में यूज होता है। इलेक्ट्रिसिटी शायद एक फिजिक एक 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 साइंस के तौर पे हो, लेकिन लाइट एक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन का भी दर्शाने का रोल करता है। ये मेरी एक छोटी सी टिप्पणी थी। मेरा जो प्रश्न ये है कि इस ये जो हम हिंदी राष्ट्रवाद और हिंदी का राष्ट्रीयकरण भी देख रहे हैं अपने इस दौर में, और कई प्योरिटन लोगों के लिए हिंदी को उर्दू से भी अलग हो जाना चाहिए, हिंदी को हिंदी ही रहना चाहिए। तो इसी बैकड्रॉप में हम अराइवल ऑफ इंग्लिश को देखते हैं, इंग्लिश का आगमन होता है। हम इसे कैसे समझें? क्या यह कहीं अधिक लोकतांत्रिकरण या ये जो जिस तरह का हिंदी नेशनलिज्म है उसको और फोर्स करेगा कि ये डेमोक्रेटाइज हो, या किसी और डायरेक्शन में ये पूरी बहस जा सकती है? मैं शुरू करता हूं। मुझे लगता है कि ये चाहने से बहुत सारी चीजें होती नहीं है। आजकल शोर बहुत है कि हम हिंदी लाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक कोशिश है औजार के रूप में, डंडे के रूप में इस्तेमाल करने की हिंदी को, जो कि बार बार की गई है इस्तेमाल हिंदी बाकी लोगों पर, गैर हिंदी भाषियों पर हिंदी इस्तेमाल हुए डंडे के रूप में। मुझे लगता है कि वो भी एक कोशिश जारी है, और उसी का एक हिस्सा शुद्धिकरण तो खैर पुरानी कहानी है, उस पर तो बहुत कुछ लिखा जा चुका है ना। फ्रांचेस्का ने बहुत लिखा है, आलोक राय ने, बहुत सारे लोगों ने लिखा है, पूरा इतिहास है।
लेकिन सवाल ये है कि दिलचस्प क्या हो रहा है इस मोड़ पर, उसमें जिस नुक्ते से आप डर के भाग रहे थे, ठीक है, तो ज बोलते थे, ज नहीं बोलते थे, ठीक है, क्यों हिंदी में बिंदी क्यों? जैसा कि शाहिद ने अपने एक लेख में पूछा, किसी और ने पूछा था जिसे उन्होंने कोट किया था, तो उन्होंने ये भी कहा था कि जब ऊपर नहीं तो नीचे नहीं तो ऊपर क्यों? ऊपर भी मत लगाओ, बिंदी नहीं चाहिए हिंदी में। तो जो जिससे आप भाग रहे थे वो अंग्रेजी के दरवाजे से वापस आ रही है, इस हद तक आ रही है कि आजकल कोई फ नहीं बोलता, फ सब फ बोलते हैं। एफ एफ का इतना प्रकोप है हिंदी पर, है ना, कि सब के सब उर्दू भाषी हो गए हैं, ठीक है। जबकि उर्दू में दोनों फ है, फ भी है फ भी है, दोनों है। मैं लाइटली ये बात कह रहा था। ज भी बहुत ज्यादा लोग अब इस्तेमाल करने लगे हैं। सवाल ये है कि क्या आप इतनी ताकत है आप में, क्या आप उस पे कमाल अतातुर्क कोई होना चाह रहा है हिंदुस्तान में आज की डेट में, शुद्धतावादी ढंग से? मैं पूछना चाह रहा हूँ, वो तो छोड़िए, मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि क्या सही में हिंदी या भारतीय भाषाओं को लेकर जिसका जिक्र किया जा रहा है नई एजुकेशन पॉलिसी में भी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना पा रहे हैं? क्या हम उसके प्रति ईमानदार हैं, या सिर्फ नारा है? जो कि हिंदी रही है, शुद्ध हिंदी भी रही है, एक जमाने से रही है, और उसका कुछ और ही इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ये दिलचस्प मिक्स पैदा हो रहा है, मैं ये कह रहा हूँ, जिसको आप उच्चारण में भी देख सकते हैं। और एक दिलचस्प एस्टन और रेचल डॉयर का जो लेख है, सिनेमा एक बड़ा दिलचस्प, मतलब सिनेमा में हमेशा कोशिश रही है अलग अलग तरह के किरदार दिखाने की, ताकि आप, एक ऐसा माध्यम है जो जन माध्यम है, जिसको कि रिप्रेजेंट करते हुए दिखाना है खुद को। सरकारों के पास भी इस तरह का कंपल्शन रहा है, लेकिन उनकी आइडियोलॉजीज भी रही है। लेकिन मुझे लगता है बाजार कुछ दूसरे ढंग से जाता है, सिनेमा कुछ और ढंग से चलता आया है। कि पुराने फिल्में भी आप देखें तो उसमें आपको जैसे ड्रेस अलग अलग तरह के मिल जाएंगे, उसी तरह से अलग अलग भाषा भाषी मिल जाएंगे, अलग अलग टोन में बोलने वाले लोग मिल जाएंगे। उस सबको आप एक मतलब रोलर चला करके एक जैसा कर देंगे, तो फिल्म कैसी होगी? क्या एक ही चरित्र होगा पूरी फिल्म में जो एक ही तरह से बोलेगा? तो वो मेरे ख्याल से अलग तरह की विविधताएं पैदा हो रही हैं। और इस किताब में वो उसको सिर्फ हमने संकेत किया है, लोगों ने संकेत किया है कि अगर भोजपुरी और अंग्रेजी साथ आ जाते हैं तो क्या हो जाता है? कोरोना के पीरियड में कौन से गाने, मतलब वो इसमें नहीं है लेकिन वो हो रहा है कि कोरोना के पीरियड में कौन से भोजपुरी गाने बने जिसमें मेडिसिन का भी जिक्र है और वायरस का भी जिक्र है, और जाहिर है जो स्थायी सुर है भोजपुरी गानों का वो तो है ही कि ठीक है। फ्रांचेस्का, आप कुछ कहना चाह रही हैं? बस एक बात जोड़ना चाहूंगी कि हमने, हालांकि किताब में ये सूत्र नहीं आ पाया है, लेकिन हम चाह रहे थे कि राजनीति में इंग्लिश चलती है, इस्तेमाल होती है या नहीं है, उसको हम उस पर ध्यान दें। तो प्रोफेसर अपूर्वानंद का बहुत अच्छा भाषण रहा था एक संगोष्ठी में, और मैंने भी थोड़ा सा यूट्यूब के जरिए टटोला था। तो दिलचस्प है कि जैसे भाषणों में आपको इंग्लिश में बहुत कम दिखेगी, सुनाई देगी। लोग मैंने बल्कि हेमा मालिनी के भी कुछ भाषण सुने थे कैंपेन में, प्रधानमंत्री के भाषणों पे अपूर्वानंद जी ने कुछ टिप्पणियां की थी। तो शुरू करते हैं और भाषणों में आपको शुद्ध हिंदी दिखाई देगी, वही हिंदी दिखाई माने सुनाई देगी जो 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 एक हिंदी राष्ट्रवाद के साथ साथ के जरिए माने जो 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 एक तरह की हिंदी जो बनी है। लेकिन ऑफ कैमरा कहें, माने ऑफ
प्लेटफॉर्म उससे मंच से उतरने के साथ साथ या मंच पे रहते हुए जब आप कुछ वही आधुनिक बातें कुछ नए स्कीम कुछ ये कुछ वो आप उसका जिक्र करना चाहेंगे तो फिर वही लोग अंग्रेजी इंग्लिश की तरफ बढ़ जाते हैं। यानी कि शुद्ध हिंदी कि एक तो संप्रेषणीयता वो कम्युनिकेबिलिटी का भी सवाल जो जिसका जिक्र रविकांत ने पहले किया था वो सवाल बना रहता है। और फिर साथ साथ वो खुद आप चाहते हैं चाहने वही दावे चाहने और असलियत उसके बीच में एक दिलचस्प फासला बना रहता है। एक सिर्फ एक और चीज मैं इसी में जोड़ देता हूं कि रेडियो, ठीक है, रेडियो एक मोनोपोली, सरकारी मोनोपोली के अंतर्गत काम करने वाला माध्यम पारंपरिक तौर पर रहा है, जिसमें भाषा की पहरेदारी हमेशा हुई है। भाषा को लेकर झगड़ा भी हुआ है, लेली वेल्ड का काम या इजाबेल का काम अभी जो आया है रेडियो फॉर द मिलियंस, उसमें जिक्र है और है दर्ज है कि भाई उर्दू को हटाइए पार्टीशन के बाद, हिंदी को लाइए, वो तमाम चीजें। और अगर कोई रिपोर्टिंग कर रहा है ना, पुराने जमाने में, तो अगर वो पुराने एक्सेंट में, वो अगर अपने एक्सेंट से रिपोर्टिंग कर रहा है तो उसकी उसकी एक्सेंट पहले दुरुस्त की जाती थी, या आप अपने आदमी वहां भेजते थे रिपोर्टिंग करने के लिए, उसके एक्सेंट से एक्सेप्ट नहीं करते थे रिपोर्टिंग, ठीक है। तो ये होता था। अब अगर आप गौर से देखें रेडियो पे, तो कोई भी इंसान अपनी ही एक्सेंट में अपनी हिंदी बोल रहा है, और वो इंसान अक्सर मैं देखता हूँ अंग्रेजी में भी अपने ही एक्सेंट से रिपोर्टिंग। अंग्रेजी वाले कभी ऑब्जेक्ट नहीं करते थे कि ये हालांकि वो क्लिप एक्सेंट का एक वो था, एक जमाने में काफी वर्चस्व रहा है, डॉक्यूमेंट्रीज में, रेडियो में, वो सब कुछ रहा है, कमेंट्रीज में वो सब रहा है। लेकिन अब वो सब कुछ हिल गया है। तो विनीत भी जैसे कह रहा है कि एक दिल्ली में पार्टी आती है, आम आदमी पार्टी, उस पार्टी ने एक पूरा नया माहौल बनाया कि हम सीधे जनता से बात करेंगे, और रेडियो को वो अपनाती है बहुत बड़े व्यापक पैमाने पे। वो कोशिश करती है उसी जबान में बात करने की जो फ्रांचेस्का इशारा कर रही है कि भाई हम हिंदी में बात करेंगे। लेकिन जब वो बीच के एंकर हैं, जो गैर सरकारी एंकर हैं, नए चैनल वाले एंकर हैं, जहां पे उनका एड आ रहा है, इस पार्टी का एड आ रहा है, वो उसको रिमिक्स कर देते हैं, ठीक है। और केजरीवाल की जबान भी या इन नए नेताओं की जबान भी थोड़ी सी आम फहम दिल्ली वाली जबान, जो इंग्लिश जैसी है, जो जिसमें हरियाणवी का भी पुट है, जिसमें कि पंजाबियत भी है। दिलचस्प होगा ना तुलना करना कि जब पंजाब में ये पार्टी जाती है तो इसकी जबान कैसे बदलती है या नहीं बदलती है, ये देखना। सवाल मेरी वो ये कि जैसे फिल्मों पे आपने लिखा भी है, इस किताब में भी आपका उस पे एक चैप्टर तो है ही, और बाकी जगह तो आप लिखते ही रहते हैं फिल्मों पे। तो ये मेरा सवाल इस बात से है कि जो इंग्लिश है वो 1990 के बाद के सिनेमा में ज्यादा बढ़ा, ये बात सच है, लेकिन क्या पहले ये बिल्कुल अनुपस्थित था या अलग अलग रूपों में सामने आ रहा था? और उसका दूसरा पहलू ये है कि हम अब ये नहीं कह सकते हैं कि शायद इंग्लिश हर फिल्म की विशेषता है। मतलब अगर कोई उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि को दिखा रहा है, हीरो है, तो वो ज्यादातर उस लहजे में हिंदी बोलता है। तो ये इस पूरी परिघटना को हम कैसे देख सकते हैं, यानी कि ये हमेशा से रहा है या नहीं रहा है? और क्या इसका जोर एकदम ऐसा तो नहीं बढ़ा है कि पूरी तरीके से उसने एकदम आच्छादित कर लिया है बॉलीवुड को कि बस अब इंग्लिश ही है? तो इस पे आपकी क्या टिप्पणी है, या फ्रेंचेस्का जी भी कुछ बोलना चाहें इस पे? तो नहीं, रविकांत जी बोले मैं शुरू कर देता हूँ। वो ये कि मुझे लगता है कि इंग्लिश और हिंग्लिश दोनों की मौजूदगी काफी शुरू से रही है, ठीक है। जब से सिनेमा ने बोलना शुरू किया तब से रही है। ऐसा नहीं है कि उस वहां भी जैसे हम कंप्यूटर का लोकलाइजेशन कर रहे थे, वैसे वहां भी जो टर्म्स देता है वो टेक्नोलॉजी है ना, चाहे वो प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी हो के टर्म्स है, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन के हो, चाहे जो भी हो, स्टूडियो की टर्मिनोलॉजी है, वो सब उसका सबको हिंदी में भी कहने की कोशिश की, हिंदी के
संपादकों ने, जैसे चित्रपट में ऋषभ चरण जैन, दूसरे लोग ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसी तरह से डाइवर्सिटी जो कैरेक्टर्स का है वो हमेशा है। तो लेकिन उसका एक 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 वो है कि जो नायक है या नायिका है, उसकी एक आदर्श छवि है, तो वो आदर्श भाषा में भी बोलेंगे, ठीक है। वो भाषा कम मिक्स्ड भाषा होगी, लेकिन मिक्स्ड का ये मतलब नहीं कि वो हिंदुस्तानी नहीं, वो हिंदुस्तानी ही है, लेकिन हिंदुस्तानी तो मातृभाषा है हिंदी सिनेमा की ना, जिसमें उर्दू आनी ही आनी है, वरना वो हिंदी सिनेमा नहीं है ना। हिंदी सिनेमा हो ही नहीं पाता। अगर शुद्धतावादियों की राह पे हिंदी सिनेमा चलता तो इतना लोकप्रिय नहीं हो पाता मेरे ख्याल से, और इतना एक्सप्रेसिव भी नहीं हो पाता। लेकिन उसमें जगह थी। दूसरी बात, भाषाओं के आर पार बहुत लेन देन सिनेमा में हुआ है। तमिल फिल्म बन रही थी, साथ में हिंदी फिल्म भी बन रही थी, है ना। मराठी फिल्म बन रही थी, वो भी 2-3 भाषाओं में एक साथ बन रही थी, बंगाली भी बन रही थी। तो ये वो एक ऐसा माहौल बनता है जिसमें एक भाषा का वर्चस्व बनता नहीं है, लेकिन फिर भी एक ऐसी भाषा जो नायक को भाषा दी जानी है वो हिंदुस्तानी है। वो बहुत कम बोलेगा अंग्रेजी में, और अगर अंग्रेजी का इस्तेमाल भी होगा तो माखौल उड़ाने के लिए होगा, कई बार उस भाषा का भी, अंग्रेजी का भी। तो अंग्रेजी का जब माखौल उड़ाया जाता तो लोग तो बड़ा खुश होते हैं, ठीक है, आमतौर पर। लेकिन कहीं कहीं जब सूंघ लेते हो कि हिंदी का माखौल उड़ाया जा रहा है, जैसे कि चुपके चुपके में लोगों ने कंप्लेन किया कि ये तो हिंदी का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो बड़े सेंटी हो जाते हैं उसको लेकर के, ठीक है। तो मेरे ख्याल से चरित्र चित्रण के लिए जरूरी है और अंग्रेजी हमेशा से रही है। लेकिन अब जैसे बवाल जैसे फिल्म आप देख लीजिए, आपका टिपिकल जो मिडिल क्लास कैरेक्टर है, टीचर है, अंग्रेजी मीडियम स्कूल से पढ़ के आई हुई लड़की है, ठीक है, दोनों लगातार इंग्लिश बोल रहे हैं, पूरी फिल्म में बोल रहे हैं। यहां से जाकर जर्मनी तक जाते हैं, ऑस्ट्रिच जाते हैं, ठीक है, और ऑस्ट्रिच के जरिए इतिहास पढ़ा रहा है नायक, यहाँ के बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है। वो ओरिजिनल कमेंट्री अंग्रेजी में चल रही है, ठीक है, और उसका हिंदी अनुवाद फिर चलता है धीरे धीरे। कितनी जबान, मुझे लगता है कि अब काफी कुछ खुल गया है। इसलिए भी इसके पीछे एक और कारण है, जब आप हिंदी सिनेमा की बात करें या सोचें तो आपको इस बड़े उसके दर्शक वर्ग के बारे में भी सोचना पड़ेगा, जो सिर्फ हिंदी इंडिया में नहीं है, सिर्फ भारत में नहीं है, सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जो ज्यादा पैसा दे सकता है। मेरे गांव के लोग तो अब सिनेमा टीवी पे देख लेंगे, आएगा तो देखेंगे, इंतजार कर लेंगे, मोबाइल पे देख लेंगे, उनके लिए वो फिल्म नहीं बनाई जा रही। फ्रेंचाइज का कुछ कहना चाह हाँ, बहुत छोटी सी छोटा सा ऑब्जर्वेशन। जैसे कि हम पहले देखते थे कि कोई अंग्रेजी का प्रोफेसर है, वो जब हिंदी के शब्द प्रयोग करता था, और एक जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था वो इंग्लिश के शब्द कैसे प्रयोग करता था, दोनों में बहुत डिफरेंस था। जैसे वो अंग्रेजी माध्यम का प्रोफेसर अगर वो हिंदी शब्द यूज करता था तो वो कंसेशन के फॉर्म में आता था कई बार, और जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था अगर वो इंग्लिश शब्द यूज करता था वो प्रेजेंस के फॉर्म में आता था। और जैसे कि अगर वो लोकतंत्र बोल रहा है, और मीनिंग भी चेंज हो जाते थे। अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट लोकतंत्र बोल रहा है तो उस लोकतंत्र को लोकल मान लिया जाता था, और इंग्लिश मीडियम का प्रोफेसर बोल रहा है कि वो डेमोक्रेसी, तो वो डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को यूनिवर्सल मान लिया जाता था। तो ये जो एपिस्टेमिक लेवल पे भी एक स्ट्रगल रहता था लैंग्वेज यूज करने में, और एक स्टैंड पॉइंट पोजीशन, वो एक काफी स्ट्रगल रहा है, ये मैं शेयर करना चाहता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा। इस पे अगर आप लोग कुछ बोलना चाहे तो अगले सवाल हमारे दो साथी हैं, और दिनेश और नौशाद, वो एक एक क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। माइक धनंजन को दे दीजिए। बस मैं एक जी। इस टिप्पणी के साथ साथ कि ये बिल्कुल एक तरह से बहुभाषीय जिसको हम कहते हैं ना, मल्टीलिंगुअल माहौल
की खूबसूरती हम भी मान सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक ही शब्द नहीं है, डेमोक्रेसी एक शब्द है, लोकतंत्र एक शब्द है, लेकिन उसके कई मायने हैं। हाँ? आप वही चीज है, वही कॉन्सेप्ट है। आप लोकतंत्र में उसका एक अर्थ या अनेक अर्थ होंगे और डेमोक्रेसी में भी उसके अनेक अर्थ होंगे। तो एक शब्द के दो रूप। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी भाषाओं और तलफ़ुज़ वाले देश में एक इंग्लिश भी सही क्या ही जाता है, लेकिन मेरी सिर्फ इतनी ही जिज्ञासा है कि इंग्लिश क्या सिर्फ एफएम चैनल्स, रियलिटी शोज और आज के सिनेमा और कुछ एक अखबारों की भाषा बन के रहेगी, या कभी इसको हम अकादमिक भाषा के रूप में भी देख सकते हैं? क्योंकि जब हम कोई अकादमिक पेपर प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो उसमें हम एक खास तरह की भाषा की उम्मीद करते हैं कि उसमें एक खास तरह की शुद्धता होगी और एक मतलब खास तरह का उसमें एक मतलब हाई लैंग्वेज हम जिसको कह सकते हैं, उस तरह की लैंग्वेज होगी। तो क्या इसको हम आने वाले समय में एक अकादमिक भाषा के रूप में भी उम्मीद कर रहे हैं कि इस भाषा में भी पेपर्स, किताबें स्वीकृत होंगी, या सिर्फ वो रियलिटी शोज और इन सब सारी चीजों की ही भाषा बन के रह जाएगी? शुक्रिया। मेरा बिल्कुल सवाल नहीं, जस्ट एक मतलब ये भी जिज्ञासा ही कह सकते हैं कि जैसे आप लोगों ने इंग्लिश का एक प्रोजेक्ट किया और अब इंग्लिश की किताब की शक्ल में अब हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम जब उर्दू की पुरानी किताबें या जर्नल्स पढ़ते हैं तो मैं ये इस प्रक्रिया को उर्दू जबान में ज्यादातर देखता हूँ कि वहाँ इंग्लिश के शब्द को एज इट इज यूज कर लिया जाता है, जबकि उसकी मतलब उर्दू की बहन हिंदी कह सकते हैं, हम हिंदी के पास वैसे शब्द हिंदी में है, लेकिन वो हिंदी के बजाय अंग्रेजी लिखना पसंद करते हैं उर्दू वाले। तो क्या आपके भविष्य का भी एक प्रोजेक्ट है कि आप आगे भविष्य में उर्दू में भी उर्दिश खोजेंगे? मैं शुरू करूं रविकांत या आप शुरू करें? आप ही शुरू कीजिए। जी। तो एकेडमिक इंग्लिश मुझे लगता है कि शायद बोल चाल माने मौखिक एकेडमिक इंग्लिश तो बन चुकी है। अक्सर जब लोग इस तरह से एकेडमिक माहौल में भाषण देते हैं तो उसमें मिली जुली भाषा तो हो जाती है, लिखित भाषा थोड़ा का मामला थोड़ा अलग है। और मेरा ख्याल है शायद हो सकता है कि हिंदी में शायद पहले आ जाए या हिंदी में शायद आ चुकी है। हमने भूमिका उसका में जिक्र उसका जिक्र किया था कि शायद क्या था, सरकार, दिल्ली सरकार या भारत सरकार ने एक अनुमति दी थी कि फाइल्स में इंग्लिश चल सकती है। यानी जो 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 मंत्रालय में जो फाइल्स हैं उन वो इंग्लिश में भी हो सकते, माने उसमें अंग्रेजी के शब्द आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है शायद कंपनियों के जो कागजात हैं या जो रोहित ने ही बल्कि शायद कहा था कि जो फाइनेंशियल लेख है उसमें अंग्रेजी शब्दों का भरमार तो है ही है। तो मुझे लगता है कि शायद जो अगर अगर आप हिंदी में फाइनेंस पे पर्चा लिख रहे हैं तो उसमें इंग्लिश तो आ चुकी होगी। अंग्रेजी में उसको लेकर काफी उस तरह से बल्कि बहस चल रही है कि जो आप कह सकते हैं इंडियन इंग्लिश है या घानेयन इंग्लिश है या नाइजीरियन इंग्लिश है। जब लोग उस तरह की इथियोपियन इंग्लिश है उस तरह की अंग्रेजी में पर्चा लिखते हैं और किसी पत्रिका को भेजते हैं, अक्सर उस ऐसी अंग्रेजी को ठीक की जाती है। तो लेकिन उसको लेकर भी एक बहस चल रही है कि नहीं, वर्ल्ड इंग्लिशेस के नाम पर अलग अलग अंग्रेजी भी चलती है। तो भारत के संदर्भ में इंग्लिश क्यों नहीं? ये जरूर ये अच्छा सवाल है। उर्दू में अगर हम पीछे देखें तो अकबर इलाहाबादी की जो नज़में हैं उसमें बहुत सारी इंग्लिश या उर्दिश या जो भी कहें
बहुत सारी अंग्रेजी मिली जुली जबान तो बहुत पहले से है। आप सही कह रहे हैं कि उर्दू अखबारों में, उर्दू मीडिया में अंग्रेजी के शब्द बहुत इस्तेमाल होते हैं। हम मानते हैं कि उस तरह की, जैसे रविकांत पहले कह चुके हैं, आप चिंग्लिश हो, इस तरह की फिलिपिनो इंग्लिश, फिलिपिनो पे एक किताब आ चुकी है। इस तरह की मिली जुली जबान हर दुनिया में फैल रही हैं। स्पैंग्लिश हो, चूंकि अंग्रेजी का ग्लोबल वर्चस्व या ग्लोबल हर माने चलन इतना ज्यादा फैल चुका है, तो इसलिए और ग्लोबलाइजेशन के जरिए लोग एक दूसरे के संपर्क में ज्यादा, माने दुनिया के अलग अलग कोनों से एक दूसरे से बात करते हैं। तो मिली जुली भाषा का इस्तेमाल माने जरूर हर जगह है और होता रहेगा। हमने उर्दू का भी और उर्दू और अंग्रेजी पर भी एक फेलोशिप जाहिर है था ही, वो लेख बन नहीं पाया, इसलिए वो हम लोग डाल नहीं पाए, वरना हमारी महत्वाकांक्षा तो थी कि उसकी कहानी आनी चाहिए। बहन है ही उर्दू, जो कि जैसा कह रहे हो हिंदी की। ये और भी है, जैसे कि रोमन में लिखने की प्रथा हुआ करती थी हिंदुस्तानी को। शुरू शुरू में कई जर्नल्स छपे उसमें शुरू में, और लोग कहते भी थे कि ये, हाँ, कई लोग बाद तक हिमायत करते रहे कि भाई सिंप्लीफाई करो, स्क्रिप्ट का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा अगर उसमें लिखोगे तो। लेकिन वो जाहिर है कि ये इतनी आसानी से नहीं होने वाला था, वो नहीं हुआ। लेकिन रोमन का चलन भी बढ़ा है। आगे और भी दिलचस्प चीजें होने वाली है। अकादमिक जिसको हम कहते हैं जबान, प्रस्तुति की शैली, ये सब कुछ बहुत तेजी से बदलने वाला है। उसी तरह से जैसे जबानों का जो स्टेटस है, एक दूसरे से जो रिश्ता है, या उनकी जो उनकी ताकत है, वो भी बदलने वाली है। जैसे ही आप स्क्रिप्ट को डिस्प्लेस कर देंगे आवाज से, तो पुरानी ऐसी जबानें जिनके पास स्क्रिप्ट नहीं है ना, वो भी वापसी करेंगी अब, क्योंकि बोल के ही वो सरवाइव करेंगी, है ना। तो बिना स्क्रिप्ट के जो जबानें प्रिंट युग में उदाहरण के तौर पर खामोश हो गई एक तरह से, या बोली बन के रह गई, वो भी वापसी कर सकती हैं। एकेडमिक बदलेगा इस ऑडियो विजुअल वर्ल्ड के आने के बाद, है ना, और चैट जीपीटी और एआई, इन सब के हस्तक्षेप के बाद अकादमिक जबान भी बदलेगी। और मुझे तो लगता है कि उसमें एक नया मिक्स पैदा होगा, और उसमें इंग्लिश भी एक फैक्टर होगा, हिंदी भी एक फैक्टर होगी। वो हिंदी जो कि विरासत में और चल रही है, और जो करंट है, और जिसे मीडिया ने पॉपुलराइज किया हुआ है, एकेडेमिया ने पॉपुलराइज किया है, वो जबान उतनी पॉपुलर नहीं होगी। बल्कि जो हम सब समझेंगे कि हमारी अपनी जबान है, और एक दूसरे से बोलने में जिसमें हम कंफर्ट महसूस करेंगे, वो जबान। और जब इतने सारे लोग बोलने लगेंगे इस जबान को, तो एकेडमिक जबान भी वो बन जाएगी। मुझे ऐसा लगता है। लेकिन वो वक्त की बात है, कब होता है ये देखने वाली बात है। फिलहाल हम अच्छा। सब रजिस्टर्स चलाए रखें, हम तो यही करेंगे। फ्रांचेस्का। और अगर आप अमेज़न पे देखें तो इंग्लिश का मतलब दूसरा ही मतलब है। इंग्लिश का मतलब है रोमन, इंग्लिश का मतलब है हिंदी रोमन में। तो हाँ, सिर्फ माने इंग्लिश के भी कई कई अर्थ हो रहे हैं, और उसमें जैसे रविकांत कह रहे हैं, लिपि भी एक पहलू है। मैं नई परख के गुफ्तगू कार्यक्रम की तरफ से, अपने और धनंजय की तरफ से, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, रविकांत जी को और प्रोफेसर फ्रांचेस्का और शनी को। और मुझे लगता है कि जो इंग्लिश है उसको एक ऐसे भाषा के रूप में, या भाषा के एक ऐसे भाषा के रूप में, यानी कि भाषा का एक अन्य रूप, भाषा का उपरूप के तौर पर हम इसको स्वीकार कर सकते हैं, जो कि भाषा के लोकतंत्रीकरण को बढ़ाती है। जो हमारा समाज है उसमें लोगों के संवाद का जो माध्यम है उसको और ज्यादा लोकतांत्रिक बनाती है।
उस रूप में हम देख सकते हैं। और मुझे आज की बातचीत में सब कुछ रोचक था, पर प्रोफेसर ओरसिनी की बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमें भाषा को सीढ़ी के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसे खिड़की के रूप में देखना चाहिए। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितनी खिड़कियां खोल सकें उतना खोलें, जितना अपने घर के माहौल को दम घोंटू बनाने की बजाय एक खुले हुए वातावरण में रख सके उतना रखें। तो मैं ये शब्द कहते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं रोकता हूं। हम गुफ्तगू कार्यक्रम के अगले अंक में हम आपसे मिलेंगे और एक नई पुस्तक पर आप सबसे चर्चा करेंगे। नई पुस्तक के लेखक या संपादक हमारे साथ रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम इसी तरीके से किताबों पर, अलग अलग तरह की किताबों पर आपसे चर्चा करते रहें, आप तक वो चर्चा पहुंचाते रहें। आप सभी लोगों का धन्यवाद। मैं कुछ लोगों को धन्यवाद विशेष रूप से करना चाहूंगा। जरूर जो संपादक हमारे साथ जिन्होंने समय निकाला, रविकांत जी और फ्रांचेस्का ओरसिनी जी। इसके अलावा अयोध्या जी को बहुत धन्यवाद, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर इस पूरे तकनीकी सहयोग प्रदान किया जिससे हम ये कार्यक्रम कर पाए। और नौशाद और दिनेश जी को भी धन्यवाद। अगले अंक में मिलते हैं। धन्यवाद।